हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। Now you just wait for our response. The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And it's a big thing. These are 2 nuclear nations. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contribution to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. Ban Governor Raj, vloggers, national, internationally, foreign funding, 9 मई उसके भगोड़े जो बिलों में छुपे हुए हैं और उनका मंतकी अंजाम तक जाना, उस सब लिस्ट को आप अपने पास रख लें और उस पर टिक लगाना शुरू कर दें। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। मुज़मा खान साहबा की भी मुलाकात बंद है आज के। फैसला तो उनका दायरा नहीं, ये तकड़ा एहतसाब करके बता दिया है कि वो किसी को नहीं छोड़े। One delusional mindset and a delusional person जो कि कैप्टिव है अपनी जात का, जिसके नजदीक उसकी जात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है। उसकी जात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। ये कारोबारी दुनिया नहीं है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। जो लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, वो इमरान खान की पार्टी के नहीं होंगे और ना ही इमरान खान के साथ के हैं, क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दो। साल 2025 अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ रुखसती के दरवाजे पर 2026 के हाथ तारीख का झंडा देकर अलविदा करने वाला है। हम इस वक्त 2025 के मलबे को नहीं बल्कि 2026 के क्रिस्टल बॉल में झांक रहे हैं। आलमी सियासत में होने वाली अर्थ शेकिंग तब्दीलियों से लेकर मुल्क में जारी सियासी रस्साकशी, 2026 पाकिस्तान और दुनिया के लिए क्या चैलेंजेस लेकर आ रहा है, कौन से बहरान सर उठाने को हैं, दुनिया की सियासत किस करवट बैठेगी, सेम पेज से लेकर अडयाला तक क्या कुछ होने जा रहा है। साले रफ्ता के अहम मुल्की और बैनुल अक़वामी वाक़यात की रोशनी में मुस्तकबिल में क्या होगा, इन तमाम इशूज पर जानकारी देंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम, पेश खिदमत है आज की बात सेठी के साथ। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, साले रवां का आखिरी शो है ये, और हम इस वक्त एक सिग्नल पर खड़े हैं जहां ग्रीन, रेड एंड येलो लाइट तीनों हैं। पहना तो आपने थोड़ा बहुत रेड एंड मरून है, येलो नहीं आया। येलो नहीं आया, इसका मतलब है या तो गो है या स्टॉप है, या गो है या स्टॉप है। लेकिन कहीं कहीं जो पॉज है वो भी क्यों है और क्या वो 2026 में रहेगा, आज के शो में हम इस पर भी बात करने जा रहे हैं। हमारा जो ये मोन्टाज था उसने अच्छा खासा एक्सप्लेन कर दिया कि हम 2025 का मलबा भी उठाने जा रहे हैं और हम आइंदा साल को भी उसकी रोशनी में देखने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ 2025 को कह रहे हैं टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान, कि ये एक तरह से पाकिस्तान का कमबैक था ग्लोबल पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान ने कहाँ टांगे नहीं फंसाई, कह सकते हैं। अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात, चीन के साथ पुरानी पींगे थी, मिडल ईस्ट में भी पाकिस्तान इन हो गया और कहीं कहीं ब्रिज भी बना। और डोमेस्टिकली पाकिस्तान के साथ क्या क्या होता रहा उसकी आगे जाकर बात होगी। लेकिन द हिंदू लिखता है कि इंडिया के लिए कम अज़ कम ये इस सदी का बदतरीन साल था। हर जगह पिट गई उनकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी भी, सफारतकारी भी। बट फॉर पाकिस्तान सारे जितने जराइद हैं आलमी सतह पर तारीफ़ें करते दिखाई दे रहे हैं, हमारे इस करंट सेटअप की भी और सबसे ज़्यादा फील्ड मार्शल की भी। सो आप बताएं कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साल रहा, आप भी टर्निंग पॉइंट समझते हैं? अगर हाँ तो फिर इंडिया के लिए ये कैसा रहा, क्योंकि हमारा सबसे अहम हमसाया जिसके साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा से ही अंडर डिस्कशन रहे। तो शुरू करते हैं बिटवीन पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस। हाँ, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस इससे ज़्यादा ख़राब कभी भी नहीं थे जितने अब हैं, और उसकी वजह यही है कि इंडिया ने पंगा लिया हमारे साथ और आगे से जो हुआ सबको बुनियान मुरसूस इनमाए। सो इंडिया इज़ अ लूज़र, पाकिस्तान इज़ अ विनर, और दुनिया ने इसको तस्लीम कर लिया। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी एक अहम अचीवमेंट है। सो लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दिस, क्योंकि इस अचीवमेंट के साथ सिर्फ ये नहीं कि घर में स्टेबिलिटी आई है और मगर दुनिया में भी आपको माना गया है।
अच्छा। जिसकी वजह से आपकी डिप्लोमेसी जो है उसको नंबर मिलने शुरू हो गए। जहाँ दरवाजे पहले बंद थे, दरवाजे खुलने शुरू हो गए। अच्छा। दुनिया आपको एक नई नज़र से देख रही है। पहले आपको वो एक देखती थी कि एक ट्रबलसम किस्म का मुल्क है, इंडिया इज़ द मेन एलाई टू हैव, मगर अब देखते हैं कि इंडिया को तो पाकिस्तान ने डिफीट कर दिया एंड पाकिस्तान हैज़ गॉट मसल। तो जिसकी वजह से सारी दुनिया जो है पाकिस्तान को एक नई नज़र से देख रही है। एंड आई थिंक दिस इज़ गुड फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू कि आप यू हैव कम इनटू योर ओन। सो अब आपको इंडिया के साथ भी इक्वेट करना या हाइफनेट करने की ज़रूरत नहीं रही। यू आर नाउ अ प्लेयर इन योर ओन राइट। इसीलिए आपको सिर्फ ये नहीं कि इस रीजन के अंदर लोग आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं, मगर आउटसाइड द रीजन भी तो आपको तस्लीम किया जा रहा है। एज फार अवे एज अमेरिका एंड देन यू नो द मिडल ईस्ट, जहाँ आपका कभी भी रोल नहीं रहा फॉर द लास्ट 30-40 years, suddenly you have a role to play globally and also in the Middle East. This is a very major achievement. 3-4 वाक़यात एक साथ हुए। जैसे इस साल का आगाज़ हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए ओवल ऑफिस में, वाइट हाउस में, और उन्होंने आके पाकिस्तान का अपनी इफ्तिताही जो तकरीर थी उसमें शुक्रिया अदा कर दिया। घर में भी बहुत से लोगों की उम्मीदें दम तोड़ गई और इंटरनेशनली भी भारत सबसे ज़्यादा मायूसी का शिकार हुआ। 3 बड़े वाक़यात इस साल में हुए प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ पाकिस्तान की जो दोस्ती रही। या वो पहले तो वही जो शरीफुल्लाह तो कुछ जब इन्होंने हैंड ओवर किया और दैट वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू, जिसकी तस्लीम डोनाल्ड ट्रंप ने जाके फिर कांग्रेस में भी की। और मैं समझता हूँ उसके बाद फिर पीछे नहीं मुड़ के देखा पाकिस्तान ने। उन्होंने सोचा कि ये अच्छा मौका है, उसके बाद फिर उसको बात को आगे बढ़ाया और फिर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ करनी शुरू कर दी और डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया फॉर द नोबेल प्राइज़ और उनकी मदद तलब की फॉर द वॉर विद इंडिया। एंड आई थिंक ऑल इन ऑल ये अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप नई बनी है, दिस इज़ हैव बीन अ पावरफुल फैक्टर पाकिस्तान की स्टेटस को उठाने में। ये ऑपरेशन बुनियान मरसूस जो हुआ या इंडिया के साथ जो वॉर हुई, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो हमारे मामलात बेहतर हुए, हालांकि माजी में ऐसा नहीं था, उन्होंने हमें धोखेबाज करार दिया था, और सऊदी अरब के साथ होने वाला दिफाई माहिदा, ये 3 बड़े संगे मील हैं। आप क्या समझते हैं सबसे ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रोफाइल को पाकिस्तान की किसने मजबूत किया? आई थिंक इट्स दी US पाकिस्तान रिलेशनशिप, उसके साथ बाकी चीज़ें सारी लिंक्ड हैं। US पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप रीडिफाइन हो रही है। यहाँ तक के ये पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप जो है वो भी रीडिफाइन हो रही है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एक्सेस टू द वाइट हाउस। तो आई थिंक ये जो शुरू में ही जो कुछ किया उसमें देखिए सिर्फ ये नहीं था कि जी एक जंग शुरू हो गई और वो एक ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ के पाकिस्तान ने कोई नए इनिशिएटिव्स लिए, नहीं। इससे पहले ही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला कर लिया था कि अब डोनाल्ड ट्रंप को न्यूट्रलाइज़ करना है और विन ओवर करना है, और ये एक शुरू में ये फ़ैसला हो गया था। और उस फैसले के तहत इन्होंने फिर एक लॉबिंग कंपनीज़ को हायर कर लिया एंड दे वर पेइंग 6 or 7 लॉबिंग कंपनीज़ कि देखिए हमारा जो इमेज है वो ठीक नहीं है, एंड दे स्पेंट गुड मनी ऑन लॉबिंग फर्म्स जिन्होंने जाके सॉफन अप किया ग्राउंड को, और ग्राउंड बिल्कुल तैयार थी जब ये सारा इंडिया पाकिस्तान का मसला बना, तो इन्होंने फिर उसका पूरा एडवांटेज लिया। तो आई थिंक नेसेसरी कंडीशंस जो थी फॉर पाकिस्तान गोइंग बैक इनटू द अमेरिकन कैंप वो तैयार थी। फिर ये इंडिया पाकिस्तान का हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान प्लेड इट्स कार्ड्स बेटर देन इंडिया, और सारी जो क्रेडिट थी उसकी उन्होंने दे दी अमेरिका को, और इंडिया की यही बहुत बड़ी खामी रह गई कि उन्होंने अमेरिका को क्रेडिट नहीं दी, और उन्होंने तो ये कहा कि उसको तो इंटरवेंशन थी कोई नहीं। सो डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली दे एलियनेटेड डोनाल्ड ट्रंप। तो आई थिंक एक तरफ इंडिया की बैड प्लानिंग एंड बैड स्ट्रेटजी, एरोगेंस कि हम तो बड़े इस्टेब्लिश्ड हैं, सारी स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट जो है प्रो इंडिया, तो हमारे तो हिला ही नहीं सकते हमें, एंड इधर यही था कि वी हैव नथिंग टू लूज एंड एवरीथिंग टू गेन, एंड आई थिंक इट वर्कड। सो इट वाज गुड प्री प्लानिंग एंड देन गुड पुश थ्रू। So let's give credit where it's due. इसमें तो भारत की नाकामी का आपने जो जिम्मेदार ठहराया वो भारत के उस गुरूर को ठहराया जो एक अरसे से भारत के दिमाग में था, तो आप भी इसे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी का साल समझते हैं? बहुत बड़ी नाकामी, और देखिए शुरू में तो ना हुकूमत तैयार थी मानने के लिए, ना उनका मीडिया तैयार था, ना उनके एनालिस्ट तैयार थे, मगर अब सूरत हाल ये है कि जब दुनिया ने देख लिया है कि और इंडियंस ने कि इंडिया आइसोलेट हो गया बिल्कुल, इंडिया की हमायत किसी ने नहीं की, तो ये तकलीफ़ हो रही है उन्हें बड़ी सख्त
विद द रिजल्ट कि अब आर्टिकल्स आने शुरू हो गए हैं, इंडिपेंडेंट एनालिसिस आने शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान स्ट्रेटजी वाज मच बेटर, इट केम आउट बेटर, एंड इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इस वक्त जैसे कहते हैं ना एक नोज डाइव कर चुकी है। इंडिया को समझ नहीं आ रही कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो कि बड़ी इंडिपेंडेंट थर्ड वर्ल्ड लीडरशिप ये वो थी, ग्रेट पावर बनने वाले थे, वो सारी की सारी फारग होगी। सो आई थिंक इन रिलेशन टू इंडिया पाकिस्तान इज द विनर बोथ इन मिलिट्री टर्म्स एंड इन डिप्लोमेटिक टर्म्स, एंड इंडिया इज द लूजर बोथ इन दीज टर्म्स, बट ऑल्सो डोमेस्टिकली इंडिया जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी थी वो एक्सपोज हो गई है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल दिस बीन अ गुड ईयर फॉर पाकिस्तान। लेकिन जब भी हम एनालिस्ट को पढ़े तो वो एक थोड़ी सी कॉशन शो करते हैं कि इतना भी ज़्यादा उम्मीदें अच्छी नहीं लगानी चाहिए इस रोमांस के साथ जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बिल्ड हुआ। आपके ख्याल में ये अगले साल कंटिन्यू रहेगा? देखिए अब आप सिचुएशन ये है कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। ये गलत फहमी अगर हमारे इस्लामाबाद में या GSU में आ गई ना, देन वी आर इन ट्रबल। अमेरिका और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है कि भाई ये लो और मुझे दो, अगर उसको जो मांग रहा मिलता नहीं है ना तो ही विल डंप यू। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल गोइंग फॉरवर्ड। ये ना समझें कि अब हमारा डोनाल्ड ट्रंप साढ़े हाथे जा गया और असी तो पक्के हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी स्टेज पे भी यू कैन एंड अप अनोइंग डोनाल्ड ट्रंप के 3-4 बड़े बड़े एजेंडे रखे हुए हैं उसने। एक उसका इसराइल का एजेंडा है, एक उसका यूक्रेन का एजेंडा है, चाइना का एजेंडा है, रशिया का एजेंडा है। और आपने यू हैव टू बी केयरफुल कि ये ना हो कि आप यू टेक अ रॉन्ग स्टेप समवेयर और डोनाल्ड ट्रंप आपसे तवक्को कर रहा है कि आप हमें उसे सपोर्ट करेंगे और आप कुछ और कर देते हैं जाके, तो फिर दे विल बी डोनाल्ड ट्रंप इज़ अनफॉरगिविंग। वो जैसे वो आपके हक में बातें कर रहा है ऐसे ही वो स्विफ्ट टर्न अराउंड कर सकता है। और सो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद डोनाल्ड ट्रंप। तो आने वाले साल में कहाँ कहाँ पाकिस्तान रेलेवेंट होगा अमेरिका की ज़रूरत के लिए, गज़ा पीस के लिए, और या जो पाकिस्तान डील्स कर रहा है, या टैरिफ के ज़िम्न में जो पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं? देखिए टैरिफ का जो इशू है, पाकिस्तान ने तो कोई लड़ाई झगड़ा किया नहीं। उन्होंने तो फ़ौरन जाके 19% पे सेटल कर लिया और कहा जी ठीक है जी, जो आप चाहें भेज दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो तो बहुत जल्दी उन्होंने सेटल कर। इंडिया अभी तक सेटल नहीं हुआ जी। तो ये भी तो रिलेटिवली वर्सेस इंडिया पाकिस्तान हैज़ बीन ईजियर टू डील विद एज फार एज द यूनाइटेड स्टेट्स इज कंसर्न। और वैसे भी हमारी तिजारत इतनी लंबी चौड़ी तो है नहीं, 6-7 बिलियन डॉलर्स की है, तो वहाँ एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। सो टैरिफ इशू में वी हैव नॉट फॉट विद अमेरिका व्हिच इज़ गुड। अच्छा, बाकी आइए अमेरिका से हमें थोड़ी बहुत मिलिट्री असिस्टेंस भी मिल गई है फॉर आवर F-16s एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर जो मेन इशू ये है कि अमेरिका विल नीड्स योर असिस्टेंस इन द मिडल ईस्ट। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं ऑन द सो कॉल्ड स्टेबलाइजेशन फोर्स, जिसमें आपको अमेरिका चाहता है कि आप शामिल हों, आप वहाँ भी अड़ रहे हैं थोड़े से। हर रोज़ इसाक डार साहब के बयान आ जाते हैं कि हाँ हम तैयार तो हैं मगर हम ये नहीं करेंगे, मगर हम ये नहीं करेंगे। और यही तो वो इजराइल चाहता है कि आप करें या अमेरिका चाहता है कि आपसे करवाया जाए। तो इसीलिए मैं समझता हूँ एक तो ये स्टम्बलिंग ब्लॉक हो सकता है कि आप कैसे इस इशू को डील करेंगे कि आपने डोनाल्ड ट्रंप को नाराज़ भी नहीं करना और आपने अपने अवाम के ऊपर भी उनके गले, आपने अपनी अवाम को अपने गले भी नहीं डालना। अच्छा। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन रेड लाइन कि कैसे यू डील विद दिस इशू। देयर इज अ सेकंड इशू आल्सो। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप की अब बात होगी, पर मिडल ईस्ट के अंदर भी हाउ यू डील विद सऊदी अरेबिया। बिकॉज यहाँ एक परसेप्शन है कि अगर सऊदी अरेबिया जो भी कहेगा हम करेंगे। अगर वो इब्राहिम अकॉर्ड ज्वाइन करता है तो हमें भी करने पड़ेंगे, अगर वो हमें आके कहता करें तो हम नहीं करते तो फिर वी लूज सऊदी सपोर्ट। तो सऊदी सपोर्ट इज़ वेरी क्रिटिकल टू अस। और अब ये भी है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो जाती है तो सऊदी अरेबिया क्या करेगा, उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। और सो इसलिए इस किस्म के इश्यूज हैं आगे गोइंग फॉरवर्ड, जो कि नॉट ऑल ऑफ देम आर इन आवर हैंड। तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड शार्प। और इन पहले से इसके ऑप्शंस जो हैं वी शुड बी एबल टू वर्क दम आउट। अगर ऐसे होता है तो हम ये करेंगे, अगर ऐसे होता है तो हम ये करेंगे। ये नहीं कि जब हो जाए तो फिर आप भाग दौड़ करेंगे अब क्या करना है क्या नहीं करना और स्लिप अप कर जाए आप। तो आई थिंक एक तो रिलेशनशिप विद सऊदी अरेबिया विच इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर अस, दैट माइट कम अंडर स्ट्रेन। दूसरा ये है कि अभी आपने देखा कि यूएई वाले होके गए, उनके प्रेसिडेंट मोहम्मद अच्छा उसके ऊपर भी काफी बातें शुरू हो रही हैं, माइट एज वेल डिस्कस इट हियर। हाँ नहीं आप अभी इसका जिक्र करें क्योंकि वहाँ सऊदी अरब और यूएई के ताल्लुकात को लेके पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए यूएई ऑलरेडी इब्राहिम अकॉर्ड्स में है। यूएई तो बहुत आगे बढ़ चुका है इन द रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल, और इजरायली इन्वेस्टमेंट भी यूएई में हो रही है जी। अच्छा सऊदी अरेबिया भी रुका हुआ है, करने वाला था पर रुक गया बिकॉज इट हैज इश्यूज, अटैक हो गया। तो अब सिचुएशन ये है कि व्हाट विल पाकिस्तान डू, विल इट प्ले अ रोल
और विल इट नॉट प्ले अ रोल? सऊदी अरेबिया और यूएई के ठीक ठाक टेंशन चल रही है इन यमन। वहाँ इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, मगर मैं मोटी बात में आपको बता दूं कि जो सऊदीज़ हैं वो उनकी एक पॉलिसी है विज़-वी यमन, और जो यूएई है वो एक और ग्रुप है उसको सपोर्ट कर रही है आउट इन द साउथ, ठीक, ट्रांजिशनल काउंसिल, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, और इनके आपस में वहाँ झगड़े चल रहे हैं। अच्छा, अब यूएई वाले जो है ये they are not letting go, they are not going 100% with Saudi Arabia in the question of Yemen. तो अब ये कल को अगर इनकी, और अभी सऊदीज़ आर बॉम्बिंग पोजीशंस जो कि हर्ट कर रही हैं सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को, जिसको सपोर्ट कर रहा है यूएई, तो ये मसला भी बिगड़ सकता है। अच्छा। और चाहे सऊदी अरेबिया कैन कम टू यू एंड से वी नीड योर हेल्प हियर, तो फिर आप क्या करेंगे? एक तरफ यूएई जो जहाँ आपके वर्कर्स भी हैं बहुत सारे, उनसे उनके पैसे भी लिए हुए हैं आपने, एंड सो ऑन। तो ये आई थिंक इज़ अनदर ट्रिकी एरिया इन फॉरेन पॉलिसी। आपको बड़ा ख्याल से चलना पड़ेगा, बिकॉज बोथ यूएई एंड सऊदी अरेबिया फाइनेंशियली आपको हेल्प कर रहे हैं। आपस में जब ये लड़ते हैं तो आप क्या रोल अदा करें? ताज़ा भी रोल ओवर के मामले पे पेशरफ्त हुई है, बट सेठ साहब वीज़ास के मामले पे कोई हमने डेवलपमेंट नहीं देखी, और दौरा थोड़ा मशकूक सा रहा। कहा गया कि वे खास रेडियस से बाहर ही नहीं आए। हाँ, नहीं, वो मेरा ख्याल है दौरे का जो मकसद था उसके ऊपर तो फॉरेन ऑफिस ने तो हमें कुछ नहीं बताया, सिर्फ एक इसहाकदार साहब ने थोड़ी बहुत रोशनी डाली, मगर वो जो असली बात तो हमें नहीं पता चली ना, बात क्या हुई। ये तो कोई रोशनी नहीं है जी कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे फौजी फाउंडेशन के अंदर, ये तो कोई नो बिग डील ना, कि लोन जो उनका हमने $1 बिलियन का देना है, रोल ओवर करना था, तो वो वहाँ से शेयर्स ले लेंगे, कर लेंगे रोल ओवर, एक जो है वो इधर इन्वेस्ट कर देंगे, दिस नो बिग डील। अच्छा, मगर जो मतलब मुलाकात तो हुई, उसके बाद वो चले गए आगे। तो एक तो ये कहा जा रहा है कि वो फील्ड मार्शल साहब की बेटी की शादी थी, तो जिसके ऊपर उन्होंने मुबारकबाद दी, तो इट वाज अ गुड ओकेजन टू हैव अ चैट। बट आई थिंक मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि ये इशू ज़रूर खड़ा किया होगा यूएई के रूलर ने। अच्छा, कि जी ये सऊदी अरेबिया और हमारे दरमियान जो टेंशन चल रही है, ही वुड हैव tried to find out कि हमारी पोजीशन क्या है, whether we can play a role or we can't play a role। अच्छा। अभी ये अनाउंसमेंट नहीं हुई कि जी हमने कोई रोल प्ले करना है कि नहीं प्ले करना, मगर बात ये है कि ये इशू बिल्कुल हॉट है इस वक्त बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूएई। तो क्या वो उन्होंने इनको पूछने आए थे, बताने आए थे, कहने आए थे, इनकी सपोर्ट लेने आए थे, और तो ये खुफिया ही रहेगी ये बात नहीं आएगी बाहर। मगर मैं कन्विंस्ड हूँ कि इसके ऊपर भी बात हुई होगी, और यूएई वालों ने साउंडिंग की होगी कि व्हाट इज़ योर पोजीशन, देखने के लिए कि गोइंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस गोइंग ऑन। ये साल ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान के जो बहुत से महाज हैं वो खोलने का साल था, और उन महाज़ों पे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का था। अब आपने एक और महाज की तरफ इशारा कर दिया, तो जो मई में महाज खुला, इंडिया ने खोला, और उसके ऊपर अभी तक पॉज रखा हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं और अब की बार इसका पार्ट 2 जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत से नताइज का हामिल होगा। आप समझते हैं कि जंग 2026 में इंडिया पाकिस्तान में छिड़ सकती है? देखिए, तैयारियां तो दोनों तरफ से हैं, दोनों तरफ से, पाकिस्तान की भी है, बिल्कुल, उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। बिकॉज ये हो नहीं सकता कि वो ये कहें कि हमने पॉज किया और हम फिर कुछ करेंगे, तो और हम चुप करके बैठे रहे जैसे गली कोई नहीं, तो वो भी तो हो सकता है ना कि कॉन्फिडेंस हो पाकिस्तान में। हाँ, मगर बात यह है कि उनको भी आपको पता चल गया ना, आपने जो स्ट्रेटजी इख्तियार की थी, दे आर नाउ अवेयर ऑफ इट जी। सारी दुनिया ने उसको, आपने खुद एक्सप्लेन कर दिया हमने किस तरीके से सब कुछ किया और क्या क्या है हमारे पास। तो अब वो अदर साइड मस्ट बी थिंकिंग ओके हाउ डू वी डील विद दिस, और अगर उन्होंने कुछ करना है तो दे विल टेक इनटू अकाउंट ऑल दीस थिंग्स, और आपका काम ये है कि यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट व्हाट दे हैव टेकन इनटू अकाउंट एंड देन फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटजी। तो ये इज गोइंग टू बी अ गेम थ्योरी अप्रोच, एंड आई थिंक ये इंडिया के अंदर भी उन्होंने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया और आपके यहाँ भी डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, और वे उसके अपने इम्प्लीकेशंस है डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने के इन एन इकोनॉमी जो ग्रो नहीं कर रही। जी, यही मेरा सवाल था कि अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात इसके मुतहम्मिल हो सकेंगे, किस नहज पे जाएंगे, क्या? देखिए आजकल की जंग किस किस्म की होगी, कितनी देर चलेगी, उससे पहले उसको रोक लिया जाएगा, किस स्टेज पे कौन रोकेगा, बिकॉज इस पे कोई शक नहीं है कि अगला राउंड जो होगा, जब होगा या अगर होगा, तो वो पिछले राउंड से ज़्यादा हाई लेवल पे होगा। एस्केलेशन लैडर वो ऑलरेडी चढ़ गया ना, एस्केलेशन पाकिस्तान उस पे ऊपर है। अच्छा, तो अब बात ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो दुनिया तो चुप करके नहीं बैठेगी। जैसे कोई चीज़ शुरू होगी तो एक साइड की कोशिश होगी कि ये समझना कि विद इन अ डे और 2 और 3 इस जंग को रोक दिया जाएगा,
तो वो कोशिश होगी पहली जो शुरू करेंगे कि जितना कुछ हम ले सकते हैं, जितनी कामयाबी हम कर सकते हैं शुरू में कर लें। अच्छा। और दूसरी साइड हमारी डिफेंसिव साइड की ये कोशिश होगी कि उनको कुछ सक्सेस ना होने दें, और अगर होता है तो बड़ी स्विफ्ट रिटेलिएशन हो, ताकि जैसे ही सीज फायर होती है या रुक तो उसमें ये ना लगे कि वी आर डाउन और वो ऊपर है। तो शुरू में मुझे ऐसे लगता है कि बड़ी इंटेंस किस्म की देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट। और अगर मुझे ये भी पता है कि विद इन 3 days अमेरिका पहुंच जाएगा, सऊदी अरेबिया पहुंच जाएगा और दोनों साइड्स को रोक देगा। अच्छा। ये उसकी वजह ये है कि बहुत जल्दी ये एस्केलेट ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो सारी दुनिया इस थ्रेट में बह जाएगा। अब अगर क्रिटिकल ये है कि वो 3 दिन या 4 दिन या 2 दिन जितने दिन ये चलती है उसमें कौन किसका हाथ हावी होता है, दैट्स गोइंग टू बी क्रिटिकल। और टू आंसर योर क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ने एक दफ़ा तो उन्होंने कहने ना चंड पै गई उन्होंने, मगर वो सरवाइव कर गया बिकॉज उन्होंने अपने मीडिया को तैयार किया हुआ था फॉर विनिंग। तो बड़ा वक्त लग रहा है उनको समझने में कि वी लॉस्ट, आहिस्ता आहिस्ता वो हो रहा है, बट जबरदस्त प्रोपेगेंडा था कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। अच्छा, हमारे यहाँ तो पहले दिन से हमें पता लग गया था हम जीत गए। ठीक, तो अब बात ये है कि अब क्या होगा अगर ये परसेप्शन बनती है कि वी डिड नॉट विन, देन आई एम अफ्रेड यहाँ की इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी सियासी। बिकॉज देखिए, नो एस्टेब्लिशमेंट या नो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर वेदर इन इंडिया और इन पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकती है टू सी एज अ लूजर। वो कहते हैं कि तारीख के अंदर जो जंग होती है ना, अगर आप हार जाए ना जंग और आपकी आवाम को पता चल जाए कि आप हार गए तो फिर आप बचते नहीं हैं। जो हुक्मरान तबका होता है ना, उसको कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर रुखसत होना पड़ता है, किसी न किसी को रुखसत होना पड़ता है और कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं हुआ इस जंग के बाद। अभी इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, इंडिया में इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने ये तसव्वुर रोक दिया कि वो हार गए। फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से हम सुन रहे थे, उनके जो अजीत डोवल साहब हैं, हम सुन रहे थे कि उनके ऊपर आएगा बार, वो भी जाएंगे, लेकिन वो अपनी जगह डटे रहे। बिल्कुल, मैं कहता रह गया कि ये नहीं बचेगा। मैंने भी कहा था, मगर बात ये है कि मैंने कहा था कि ये जयशंकर शायद ना बचे, नरेंद्र मोदी बच जाएगा। अब जयशंकर भी बच गया, और इन्होंने बिहार में कमबैक कर लिया है, और बिहार में इनका कमबैक हो गया। उसकी वजह सिंपल सी है कि दे वर सक्सेसफुल इन टेलिंग द इंडियन पीपल कि हम हारे नहीं, हम जीते हैं। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, ये किया वो किया, हमने उनके एयर बेसिस तबाह कर दिए, हमने ये कर दिया। और पहले तो मानते ही नहीं थे ना कि जहाज गिरे जी, और मीडिया पूरे कंट्रोल में था। तो इसलिए आई थिंक दे सर्वाइव्ड। मगर अब अगला राउंड जो है, मेरा अपना ये ख्याल है कि अगले राउंड में इतनी जल्दी इंडिया की गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपने आवाम को कन्विंस नहीं कर सकेगी। इफ़ दे लूज, दे पीपल विल नो कि ये फिर से हारे हैं, बिकॉज अब पीपल विल बी शार्पर। इंडियन मीडिया की भी बड़ी बेइज्जती हुई है जी, बिल्कुल। वो तो लाहौर की बंदरगाह पहुंच गए थे उनका मीडिया, तो हालांकि लाहौर में कोई बंदरगाह नहीं हो रही है उनको कि यार हमारी तो रेपुटेशन बिल्कुल ही उड़ गई। और सिर्फ ये नहीं कि इंडिया के अंदर, ग्लोबली इंडियन मीडिया सीम टू बी नॉनसेंसिकल मीडिया, फेक न्यूज़ के लिए नशर किया गया। सो आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई the next round, if and when it happens, is going to be very intense and very precipitous. Precipitous मतलब है वहाँ से कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि there will be changes. If there is a second round, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में या एक में कोई ना कोई तब्दीली आएगी। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहा जाता है इस खित्ते को, तो उसमें ये वाले चांसेस कितने हैं? उससे पहले रोक दिया जाएगा ना, उससे पहले रोक दिया जाएगा। सिर्फ सबबंदी हो जाती है जब इस तरह से किसी जंग का आगाज़ होता है और कुछ ममालिक आके खड़े हो जाते हैं। कब में जैसे इंडिया का इल्ज़ाम था कि हमारी पुश्त पर तुर्की और इधर से चाइना थे। सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहदा उसके बाद हुआ, मई के इंसिडेंट के बाद। तो सऊदी अरब सऊदी अरब पे हमला तस्वुर होगा, तो चाइना और सऊदी अरब कहाँ खड़े होंगे अगर अगला राउंड होता है? चाइना का तो बड़ा क्लियर है ना, वो तो इंडियन एनालिस्ट खुद कहते हैं कि अब पाकिस्तान के साथ जब जंग करनी है तो आप समझें कि पाकिस्तान चाइना एक है, ये तो एस्टैब्लिश है। सऊदी अरेबिया कांट हेल्प इंडिया, सऊदी अरेबिया विल ओनली एक्ट एज अ मीडिएटर, रोको 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 रोको। अच्छा, इससे ज्यादा सऊदी अरेबिया, ये पहले भी सऊदी अरब करता रहा, अब पहले नहीं, सऊदी अरेबिया ने कभी नहीं इंडिया को कहा रोको रोको रोको। अच्छा, ये जब सऊदी अरब के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान आए थे उसी अरसे में, तो शायद उन्होंने इस तरह की कोशिशें की हों जंग रुकवाने के लिए। बट सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, ये अफगानिस्तान के साथ भी हमारे मामलात सुधारने के लिए कोशिश में लगे रहे, तो अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात किस नहज पे जाएंगे? वहाँ पर भी एक सीज फायर ही है। हाँ, अफगानिस्तान अब आपने इंडिया से शिफ्ट करके यू कम टू अफगानिस्तान, क्योंकि वहाँ पर भी रोल इंडिया का ही है। ठीक है, अमेरिका फर्स्ट, इंडिया सेकंड, नाउ वी कम टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सूरत हाल हमारी अच्छी नहीं है। एक हमारी उम्मीद थी कि हमारे तल्लुकात तालिबान गवर्नमेंट के साथ A1 होंगे, एक्चुअली बहुत बुरे हैं। इससे ज़्यादा बुरे तारीख में मैंने नहीं देखे।
क्योंकि वो तो खुलेआम आपकी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और आपसे जंग करना चाह रहे हैं और आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना ही वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, ना ही वो किसी और की बात सुनने के लिए, ना टर्की की, ना कतर की, ना सऊदी अरेबिया की। और ये काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। और ये जो हर रोज़ टेररिज्म यहाँ हो रही है, ये जैसे कहते हैं ना, हमारी पेशेंस इज़ रनिंग आउट। मगर अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई ऑलिव ब्रांच या कोई पेशकदमी नहीं है। माई फेयर इज़ कि ये और ख़राब हो गया मुलाकात 2026 में। और मुझे ऐसे लगता है कि किसी न किसी स्टेज पे पाकिस्तान शुरू हो जाएगा रेजीम चेंज के लिए, कि और कोई रास्ता नहीं है तो हमें फिर अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसी रेजीम हमें चाहिए जो हमारी बात सुने और ये दहशतगर्दी को ख़त्म करे। तो इसलिए आई थिंक पाकिस्तान विल गेट इन्वॉल्व इन द इंटरनल स्ट्रगल ऑफ अफ़गानिस्तान, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सहूलत के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। वी हैव टू डू व्हाट अदर पावर्स डू इन सच सिचुएशंस। और वो यही होगा कि इफ़ दिस रेजीम इज़ हॉस्टाइल टू अस, that we need a regime that is sympathetic to us. तो I think मुझे लगता है ऐसे है कि नेक्स्ट ईयर अफगानिस्तान के अंदर इंटरनल सिविल वॉर सिचुएशन फिर शुरू हो जाएगी। हमने देखा शिमाली इत्तेहाद के एक्टिव होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन सिटी साहब पीस टॉक्स भी तो चली ना कतर और तुर्की में, इसके बाद कोई और राउंड आप एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, वो राउंड हो या ना हो, इट डजंट मैटर। मेरी पहले भी यही प्रेडिक्शन थी, अब भी ये है कि ये नहीं होगा। ये इस वक्त की जो अफगानिस्तान की हुकूमत है वो बिल्कुल किसी किस्म की आपको कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं। मगर एक जैसे कहते हैं रे ऑफ सनशाइन है, रे ऑफ लाइट है। वो ये है कि अभी तो अफगानिस्तान की उम्र बड़ी बढ़के मार रही है ना, कि तजारत रुक गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमें, हम तो उधर से कर लेंगे, इधर से ले लेंगे, वो ले लेंगे। नहीं, ये तकलीफ़ होगी उनको और हो रही है, बहुत तकलीफ़। अच्छा। ये जो तजारत बंद हो गई है ना, इससे उनका बहुत नुकसान हो रहा है। और ये किसी न किसी स्टेज पे इतनी तकलीफ़ होगी इनको कि उनको आपके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। मगर बातचीत के साथ मसला हल नहीं होता ना, जब तक एक्शन नहीं लेंगे अगेंस्ट टीटीपी, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। वो कैसे हल होगा आई डोंट नो। फतवा भी तो एक आया था स्कॉलर्स का, लेकिन बैकिंग उसको गवर्नमेंट की हमें दिखाई नहीं, वो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बैकिंग नहीं थी, इनडायरेक्ट उसके बगैर आ ही नहीं सकता था। तो उन्होंने इशारा किया था कि देखिए हमारी कोई मजबूरियाँ हैं, हम टीटीपी को टेक ओवर नहीं कर सकते, बिकॉज टीटीपी और आईएसके ये मिल गए तो फिर हमारी गवर्नमेंट जो है वो अंडरमाइन हो जाएगी। तो हमारी भी कोई मजबूरियाँ हैं, उसको तस्लीम करें। मगर हम कहते हैं वो आपका मसला है, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं टीटीपी के खिलाफ, आप हमें इजाज़त दे दें, आप चुप कर जाए, हम कर लेते हैं टीटीपी को सॉर्ट आउट। मगर वो कहते हैं कि हम चुप कैसे कर जाएं, चुप करेंगे तो हमारे ऊपर बहुत बोझ पड़ जाएगा इन डोमेस्टिकली के हमारी सरजमीन को आपने क्रॉस किया और वायलेट किया हमारी सॉवरेनिटी। तो इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। मुझे लगता है कि एट सम स्टेज और दी अदर शायद वो ये कहे कि ठीक है जी, आपने फिर जो करना है टीटीपी के खिलाफ कर लें, हम दूसरी तरफ देखेंगे, हम गालियाँ देंगे आपको मगर करेंगे कुछ नहीं, आपने करना है तो कर लें। वो स्टेज शायद आ जाए, अगर वो आ जाती है तो फिर थोड़ी बहुत सेटलमेंट हो सकती है किसी किस्म। चलें, ये है मुख्तलिफ मामलात, मुख्तलिफ महाज जिस पर सिटी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू अगले साल को लेकर क्या है, तो आलमी उफक पर क्या क्या बहरान मंडला रहे हैं और इम्कानात क्या क्या हैं। ब्रेक के बाद आके ये सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक टू द शो। कंटिन्यू है हमारा सिलसिला। आलमी सियासत की तरफ जब चलेंगे तो जंगों की बात होगी जो जारी हैं, और फिर वो किस नतीजे पे पहुंचेंगे अगले साल, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मुझसे इस एरिया में, इस रीजन में बांग्लादेश मिस हो गया। बांग्लादेश भी एक टर्निंग पॉइंट पर है बड़े अरसे के बाद, और वहाँ फरवरी में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो बांग्लादेश की खारिजा पॉलिसी इन इलेक्शंस के बाद या मकामी सियासत किस तरह से चेंज होगी? देखिए, खालिदा ज़िया के साहिबजादे वापस आ गए हैं, ठीक ठाक रिसेप्शन मिली है, और इम्कान यही है कि अगली इलेक्शन में जमात इस्लामी वर्सेस खालिदा ज़िया पार्टी यही होगा। एंड आई थिंक खालिदा ज़िया की पार्टी विल प्रॉब्ली विन द इलेक्शन। अच्छा। एंड पाकिस्तान के साथ जो तल्लुकात हैं दे विल बी एक्सेलेंट। पहले भी जब खालिदा ज़िया थी हुकूमत में तो हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे थे। बाय द सेम क्राइटेरियन जब हसीना आई तो हमारे बहुत ख़राब हो गए। तो इट्स वाज वेरी क्लियर, प्रो पाकिस्तान पार्टी वर्सेस प्रो इंडिया पार्टी। तो प्रो इंडिया पार्टी तो फारग हो गई है, यहाँ तक कि अब इंडिया के ऊपर इतना सख्त प्रेशर है कि हसीना को रखना कि नहीं रखना, असाइलम देना कि नहीं देना, एंड सो ऑन। और इंडिया इज असेसिंग इट्स ओन पॉलिसी विद बांग्लादेश। हुआ क्या हमारे साथ? हमारा तो ख्याल था कि बांग्लादेश हमारे हाथ आ गया, और हाथ के आगे वो तो बिल्कुल ही आपके खिलाफ हो गया। तो आई थिंक पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस और मजबूत होंगे, मगर मुझे बहुत से यहाँ खदशात हैं, खौफ है मुझे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जितने रिलेशंस अच्छे होते जाएंगे
उसके अंदर चाइना भी आएगा। तो अब चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान का एक एक्सेस बनने जा रहा है और इंडिया बहुत खौफजदा है जी। पहले ही वो पाकिस्तान चाइना के एक्सेस से बड़ा खौफजदा था, अब बांग्लादेश भी उसके अंदर आ रहा है और उधर से बांग्लादेश धमकियां दे रहा है कि जी इंडिया को धमकियां दे रहा है कि आपके 7 सिस्टर्स को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आई थिंक इंडिया कुछ ना कुछ करेगा वहाँ। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ भी उस एरिया में कुछ ना कुछ करेगा। दिस इज़ माई असेसमेंट। और उसके साथ वहाँ और भी सिचुएशन बिगड़ जाएगी बिकॉज चाइना विल बी ड्रॉन इन उस एरिया में। सो इंडिया के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं ऑन द बॉर्डर। एक पाकिस्तान इज़ अ चैलेंज, चाइना इज़ अ चैलेंज, या बांग्लादेश इज़ अ चैलेंज। और नरेंद्र मोदी जिस किस्म की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चला रहा था, मैं नहीं समझता कि वो चुप करके फोकस करेगा और भूल जाएगा इन चीज़ों को। वहाँ एक सेंटिमेंट है कि अब इंडिया हैज़ टू शो इट्स अ ग्रेट पावर। अच्छा। वो ग्रेट पावर कैसे हो सकता है अगर नेबर के अंदर ही आपको कोई नहीं मानता तो दुनिया क्या आपको मानेगी। सो आई थिंक इंडिया के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत प्रेशर होगा कि आप कुछ करें। हम बांग्लादेश के साथ भी करें, अगर पाकिस्तान को वी कांट टीच देम अ लेसन, बांग्लादेश को तो कुछ करके दिखाएं ना हम। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट ईयर फॉर दिस रीजन बिकॉज ऑफ व्हाट India has lost one front, India has lost the other front, India has lost the third front. China में भी शिकस्त हो गई, पाकिस्तान से हो गई, अब बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है और वहाँ बहुत सी सटल सिचुएशन, बहुत से एरिया है जहाँ इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत सी है, द 7 सिस्टर्स। वहाँ अगर कोई गड़बड़ हो गई तो इंडिया तो इट विल बी लाइक टेयरिंग इंडिया अपार्ट। मैं समझता हूँ कि इंडिया विल टेक सम एक्शन एंड मेरा अपना ये ख्याल है दैट विल लीड टू इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ करेगा कुछ, बट इट विल ड्रॉ पाकिस्तान इन एंड चाइना इन। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस ईयर गोइंग फॉरवर्ड फॉर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। चाइना तो सिक्योर है बट इट विल आल्सो बी ड्रॉन इन। किस तरह से चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं इस खित्ते को लेकर। लेकिन सेठ साहब, जो इंडिया का फ्यूचर अमेरिका के साथ ताल्लुकात के मामले में जुड़ा है, वो आपने बहुत बार प्रेडिक्ट किया और इशारा किया यूक्रेन वॉर के साथ। जैसे ही वहाँ ईज होगी तो इंडिया के लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस निकलेगी, टैरिफ के मामले को लेकर भी और फिर ये ऑयल परचेज एंड अदर थिंग्स। अभी ज़ेलेंस्की, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है, इंडिया इज नॉट मेकिंग कंसेशंस टू डोनाल्ड ट्रम्प। उन्होंने कोई कंसेशन नहीं देनी और वो ना ही दे रहे हैं। और सबसे बड़ा इशू यही बना हुआ है डोनाल्ड ट्रम्प के लिए कि पाकिस्तान के साथ बात करना बड़ा आसान है, इंडिया के साथ बात करना बड़ा मुश्किल है। वो कहता है इंडिया बड़ा इनफ्लेक्सिबल है, पाकिस्तान बड़ा फ्लेक्सिबल है। तो आई थिंक ये इंडिया के बारे में, इंडिया इज इनफ्लेक्सिबल। इंडिया की एक तारीख है ऑफ बीइंग इनफ्लेक्सिबल। वो अपने आप को समझते हैं कि वी आर व्हाट वी आर। हमारे हम क्यों फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, हमारी एक फॉरेन पॉलिसी है, ये है वो सब पिट गई है, इंडिपेंडेंट है। अभी तक उन्होंने नई फॉरेन पॉलिसी नहीं उनसे बन रही, रिव्यू भी नहीं किया, रीडिजाइन भी नहीं किया। और अगर कर रहे हैं तो बाहर नहीं पता चल रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आई थिंक ये रीजन के अंदर इंडिया इज नाउ फेसिंग अ पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतनी रिजिड पॉलिसी के साथ इनका सर्वाइवल डोमेस्टिकली मुश्किल हो जाएगा इंडिया का? बिहार इलेक्शंस में बेशक कम बैक कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं आप, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी ऑपोजिशन जो है ना, कोई एक पिटी हुई है, यूनाइटेड ऑपोजिशन नहीं है, पिटी हुई है। जस्ट लाइक इजराइल में भी ऑपोजिशन बटी हुई है, तो नेतन्याहू का इक़्तिदार चल रहा है। बट मेरा वो क्वेश्चन कि यूक्रेन वॉर के साथ अब उसमें प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं वो कुछ कंसेशंस देने पे आमादा हो गए हैं। जहाँ जहाँ वो मसले की जड़ थी वो वहाँ पसपाई इख्तियार कर रहे हैं और वो प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिलने जा रहे हैं फ्लोरिडा में, जहाँ 20 पॉइंट्स डिस्कस होने जा रहे हैं, जो पहले इनिशियली 28 पॉइंट्स थे। और वो ज़्यादातर कहा जाता है कि फेवर रशिया को करेंगे। डू यू थिंक कि अब ये जंग रुकने जा रही है? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प तो चाहता है मगर ज़ेलेंस्की इसको साबोटाज करेगा, बिकॉज ज़ेलेंस्की की अपनी छुट्टी हो जाएगी ना। जैसे ही कोई सेटलमेंट होती है यूक्रेन के अंदर तो ज़ेलेंस्की नहीं बचेगा, ये पहली बात तो ये है, बिकॉज देन ही इज द लूजर ना। तो मैंने अभी आपसे कहा, इफ यू लूज द वॉर यू डोंट सर्वाइव। तो ज़ेलेंस्की ने तो हर किस्म की हर बार इस्तेमाल करना है कि ये सेटलमेंट ना हो और हमें पैसे भी मिलते रहे, हथियार भी मिलते रहे और हम लड़ते रहे। और तो एक तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि यूरोपियंस जो हैं वो खड़े हो गए। यूरोपियंस ने रिजेक्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प के प्लान को। ये यूरोपियंस जो हैं ये उसको शय दे रहे हैं ज़ेलेंस्की को, और यहाँ तक कि वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ा रहे हैं। और वो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि किसी सूरत में भी हमने ये यूक्रेन को गिरने नहीं देना हमने। अच्छा। तो यूरोपियंस भी दे आर आउट टू मेक श्योर कि वो जो डोनाल्ड ट्रम्प का फॉर्मूला वो चले ना, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प के फॉर्मूला के अंदर 2-3 मोटी मोटी चीज़ें हैं जो यूरोप नहीं एक्सेप्ट करता, ना ज़ेलेंस्की एक्सेप्ट करता है। एक ये कि ये जो सारे इलाके हैं जो रूस कहता है ये हमारे हैं, इसको लेजिटिमाइज कर दिया जाए, आप हटें यहाँ से, हमें दे दें, वो नहीं मानेंगे ये। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कोई नेटो शेटो नहीं होगा,
रूस तो ये कहता है ना कोई नेटो शेटो नहीं, ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि नेटो नहीं तो और कोई हम सिक्योरिटी गारंटीज लेंगे एंड सो ऑन। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि रूस कहता है 2 लाख के करीब, आप पहले तो 70,000 कह रहा था, अब चले 1-2 लाख की फौज आप रख लें बाकी इलाके के लिए। यूरोपियंस कह रहे हैं नहीं, हम तो 7-8 लाख यूक्रेन में रखेंगे और उनको हम हथियार भी देंगे, पैसे भी देंगे, सब कुछ देंगे। तो यूरोप बहुत हार्ड लाइन ले रहा है एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द मेन प्रॉब्लम। अगर यूरोप अपनी पीछे हट जाए, और यूरोप में जर्मनी लीड कर रहा है सब चीज़ को, अच्छा, और वो उसके ऊपर फिर अब नई बातें शुरू हो गई कि जर्मनी एक दफ़ा फिर वॉर मॉन्गरिंग की तरफ आ रहा है। और जर्मनी की रिकॉर्ड भी तो है ना, आपने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो अब इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट गोइंग टू बी इजी टू फाइंड अ सेटलमेंट इन यूक्रेन। अगर वो सेटलमेंट होती भी है, इट विल हैव टू बी ओवर द हेड्स ऑफ यूरोप। तो फिर यूरोप जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, यूएस और यूरोप के रिलेशनशिप का क्या होगा, दैट्स अनदर बिग। और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तो बता गई कि क्या करने जा रहा है अमेरिका। नेटो से निकल सकता है, दस्तबरदार हो सकता है यूरोप से मुकम्मल तौर पर, अगर ये बात नहीं बनती, ये कामयाबी। इसीलिए यूरोप जो है अब क्या करेगा, अगर ये यूरोप एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर अगला कदम ये होगा कि यूरोप जो है ईयू नहीं रहेगा। नेटो पहले प्रेडिक्ट किया था। पहले से आपसे कह रहा हूँ कि नेटो भी नहीं रहेगा, ईयू भी नहीं रहेगा। तो अगर ये हो गया तो फिर वो राइट विंग गवर्नमेंट्स हर जगह पे आ जाएंगी और इमिग्रेशन और रेसिज्म और ये सब चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, और एवरी कंट्री फॉर इटसेल्फ। अच्छा, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी फार रीचिंग डेवलपमेंट। तो इसलिए आई थिंक अगला साल यूरोप के लिए भी बड़ा मुश्किल है, रूस के लिए भी आसान नहीं है। मिडल ईस्ट के अंदर तो आप देख ही रहे हैं जो हो रहा है। माय सेंस इज दैट डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट गोइंग टू सक्सीड। तो मिडल ईस्ट की बात जब कर रहे हैं तो ईरान इजराइल वॉर एक बार फिर खतरात मंडला रहे हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने जा रहे हैं रिपोर्टेडली, और वो उनको कन्विंस करेंगे कि ईरान क्या कर रहा है। और ईरान की जो फौजी तैयारियां हैं उसके बारे में तो उनके प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि हम माजी की निस्बत ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा अच्छे फौजी लिहाज से। सो एक और कॉन्फ्लिक्ट दोबारा। इजराइल की पूरी कोशिश है कि ये जो गाजा के अंदर अमेरिकन एजेंडा है इसको न्यूट्रलाइज करने का, वो फेल हो जाए। ओके, ताकि इजराइल जहाँ बैठा हुआ बैठा रहे और फिर देखा जाएगा। सो दे वांट टू डाइवर्ट द अटेंशन अवे फ्रॉम गाजा, दे वांट टू मूव टू ईरान। और ईरान को पता है, उसका बयान भी आ गया उनके प्रेसिडेंट का, कि हमें एहसास है इस बात का कि अब वो फिर कुछ ना कुछ हमारी जंग इजराइल, अमेरिका और यूरोप के साथ, और यूरोप के साथ, तीनों के साथ। तो दैट टेल्स यू कि जंग तो होगी। और फिर आप समझ लें क्या होगा। यूरोप विल सपोर्ट इजराइल, अमेरिका जो है वो कोशिश करेगा कि इजराइल ये ना काम करे, मगर इजराइल का जो प्रेशर होगा इट विल बी बेयरिंग ऑन अमेरिका, और शायद ये लिमिटेड स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान फिर कर दे। तो ईरान तो इस दफ़ा वापस मिसाइल्स मारेगा, उन्होंने अपनी स्टॉक पाइलिंग कर ली है। और यही इजराइल कह रहा है, इजराइल कह रहा है हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उनका, उसको तो हमने डेंट डाल दिए, वो तो अब वक्त लगेगा उनको वापस करने में, मगर हमने इनकी जो मिसाइल्स है सारी सोलोस हैं और ये सब कुछ है, वो उन्होंने तो वहाँ, अब इनके पास तो बैलिस्टिक मिसाइल्स आ गई। ये तो अब पिछली दफ़ा तो वो ड्रोन शोज आए, ये हुआ कोई ख़ास बात नहीं हुई। इस दफ़ा तो ईरान विल गो फॉर फुल फ्लैश अटैक ऑन इजराइल। अगर ये ऐसे हो गया, ईरान ने पिछली दफ़ा कैलिब्रेट किया था, वो बढ़ाना नहीं चाह रहे थे। अब वो कहता है अगर ये तीनों हमारे खिलाफ आते हैं तो वील हैव टू डू इट। तो यहाँ बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का एक और साइन है। सो यू नो माय सेंस इज दैट India, Pakistan, Bangladesh, this region conflict continues, maybe even more serious than before. And I think with Iran, again conflict, Ukraine, no resolution to the conflict. So next year, Aisha, is going to be a year of war. A year of war, continuous war. A year of war. हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का नाम देकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने वैसे आके बता दिया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को, A year of war. वॉर। और हमने देखा वॉर के साथ बहुत कुछ होता है, इकोनॉमीज गिर जाती हैं, गवर्नमेंट चेंज हो जाती हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ उथल पुथल होती है। इस वक्त सारे दुनिया में हर जगह पे डिफेंस एक्सपेंडिचर्स आर गोइंग अप। यूरोप में भी अब डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए हैं। छोटे जैसे मुल्क, नॉर्वे जैसे, डेनमार्क जैसे, उन्होंने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने शुरू कर दिए। उनकी सारा जो सोशल वेलफेयर की जो रियासत है वो अब खतरे में होगी, बिकॉज द मिनट यू इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर्स यू हैव लेस मनी, कि आपके पास पैसे कम हो जाते हैं फॉर योर सोशल नेट। तो इसलिए एवरीवेयर देयर इज गोइंग टू बी द डिफेंस इंडस्ट्री इज गोइंग टू गो अप, wars are going to take place, and लोग मारे जाएंगे, and there's going to be political and economic. What about Venezuela, the only left? Venezuela, yes, absolutely. Donald Trump is out and out, कि किसी तरीके से रेजीम चेंज किया जाए और मडूरा को निकाला जाए। और वो जो है उन्होंने अपनी हील्स डिग इन कर ली हैं। चाइना एंड रशिया उनको सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना रशिया
अमेरिका के बैकयार्ड में पहुंच गए, जैसे कि अमेरिका में पहुंचा हुआ था यूक्रेन में आके रशिया के बैकयार्ड में, वो अब आ गए हैं। और इशू इज़ ऑयल, ये ड्रग्स इज़ नॉनसेंस, ये ड्रग्स का इशू ही नहीं है, इशू इज़ ऑयल। और अमेरिका ने अब उनकी जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिए, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। मगर इसके साथ अमेरिका का अपना बहुत सख्त नुकसान होगा। अब देखिए, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें ये मिली है कि अमेरिका के अंदर जो बहुत सी ऐसी रिफाइनरीज हैं जिनके पुराने ज़माने से लेके आज तक वो वेनेजुएलन क्रूड ऑयल को रिफाइन करती थी। अच्छा। और दे बिल्ट फॉर दिस। अगर ये वेनेजुएला ने अपना ऑयल एक्सपोर्ट करना अमेरिका को बंद कर दिया और ये अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए ऑन द इंपोर्ट ऑफ वेनेजुएलन ऑयल, तो वो भी सारी बंद हो जाएंगी और वो फिर और भी अमेरिका को भी नुकसान होगा। तो ये जिस किस्म की जो पॉलिसीज चल रही हैं, दे आर केपेबल ऑफ डैमेजिंग ऑल साइड्स। और ये जो जैसे अगर टैरिफ्स है, आपने टैरिफ बढ़ाया, मैंने आवाम को मसला बन गया, जैसे ही आप टैरिफ बढ़ाते हैं तो चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो तो आपका भी नुकसान हो जाता है। जी जी। इसी तरीके के साथ अब आप अगर उस वेनेजुएला को आप टारगेट करेंगे तो उसके बाद फिर यही होगा कि आपकी अपना तेल जो है महंगा हो जाएगा, राइट, एंड सो ऑन। तो ये एवरीथिंग इज लिंक्ड टुगेदर इन दिस ग्लोबल विलेज। अब जाके अटैक करना, इधर करना, ये करना, और ये डोनाल्ड ट्रंप की तो पॉलिसी ये थी कि मैंने तो वॉर्स खत्म करने हैं, बट हो क्या रहा है, he may end up leading to more wars. खत्म करने का तरीका उनका ठीक नहीं है। और फिर मिड टर्म भी होने जा रहे हैं यूएस में, तो ब्रेक से पहले अगर आप प्रेडिक्ट करें तो मिड टर्म होने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप ज़ोहरान ममदानी की जो विक्ट्री है उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। नंबर 2, जो दुनिया की जो इस वक्त एटीट्यूड है और परसेप्शन है ऑफ इसराइल, उसको ना इग्नोर करें। दुनिया बदल गई है और ममदानी की विक्ट्री इज़ अ प्रूफ ऑफ दैट कि अब ज्यूज़ जो हैं वो इसराइल से दूर होने शुरू हो गए। जो जूस इसराइल में नहीं है, जो जूस बाहर है ना दुनिया में, दे आर ऑल सेइंग कि इसराइल ने मरवा दिया हमें, हमारी तो एक स्टैंडिंग थी, अब हमें शक की नज़रों से देखा जा रहा है, और जो जेनोसाइड हुई है उससे हम कैसे बच सकते हैं। और ये मेन ज़ायनिस्ट इसराइलीज जो कि इसराइल के अंदर नहीं है, बाहर है ज़्यादातर, वो सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारा लॉस हो गया। और एपैक जो कि इसराइल की लॉबी है इन अमेरिका, उसको तकलीफ होनी शुरू हो गई है, बिकॉज ज़ोरान ने प्रूव कर दिया कि अब सिर्फ ये कि आप इसराइल की लॉबी के सपोर्ट के बगैर कोई जीत ही नहीं सकता, इज प्रूव। और यंग लोग जो हैं दे आर ऑल वेरी क्रिटिकल। जेन ज़ी ने चेंज कर दिया सारा कुछ। तो आई थिंक इसराइल के अंदर भी तब्दीलियां होंगी अगले इस साल एब्सोल्युटली। मैं ये भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है वहाँ पर ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाए और जो पॉलिसीज ग्लोबली मुश्किल है, मैं नहीं समझता कि सर्वाइव कर पाएंगे, मगर ये हमेशा वॉर की तरफ जाएगा सर्वाइवल के लिए। वो अपने सर्वाइवल के लिए जाना चाहते हैं और ये उनको सूट करता है जो इस वक्त उन्होंने एक जंग बर्पा कर रखी है रवैयों में। बहरहाल रवैयों और पॉलिसीज में चेंज है, सबातिक तगय्युर को है ज़माने में, और इस बार जो चेंज है उसमें बहुत तेज़ी आई है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया सेठ साहब। हम पाकिस्तान की सियासत को तो और इसके हल्ले गुल्ले को अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन अब क्योंकि साल रवां का आखिरी प्रोग्राम है तो अगले साल पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसे होगा, मैं चाहूँगी कि एक रैपिड फायर हो जाए ताकि लोगों को जल्द अज जल्द उसका अगले साल का नक्शा मिल जाए। सबसे बड़ा सवाल जो लोग आपसे हमेशा करते हैं, यहाँ भी, आप जब बाहर जाते तभी, इमरान खान साहब 2026 में रिहा होंगे, बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन हो पाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानियाँ होंगी? मुझे मुश्किल लग रहा है, मेरा नहीं ख्याल होगी। रिहाई भी नहीं होगी, बुशरा बीबी की रिहाई होगी? हो सकता है मगर नॉट श्योर। खान साहब की रिहाई नहीं होगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत करेगी, लॉन्ग मार्च होंगे, धरने होंगे, कोशिश करेंगे, कामयाब नहीं होंगे। और सुहेल आफरीदी साहब सरवाइव करेंगे, गवर्नर राज लगेगा, केपी कैसा रहेगा? सुहेल शायद सरवाइव कर जाए बिकॉज वो तो इमरान खान का फैसला है, मगर गवर्नर राज बिल्कुल लग सकता है। अगर ज़्यादा गड़बड़ हुई केपी में तो गवर्नर राज लग सकता है। और एक चीज़ जो पहले ट्राई नहीं की गई, -1 की, जो अभी तक पीटीआई के सिलसिले में कामयाब नहीं हो सकी, शाह महमूद कुरैशी साहब अगर रिहा हो जाते हैं, या जो गैंग ऑफ 3 जिससे आप कह रहे थे, फवाद चौधरी साहब की एफर्ट्स कामयाब होती हैं तो रिहाई मुमकिन हो पाएगी? नहीं, कोई -1 फार्मूला सक्सेसफुल नहीं होगा। सारा वोट बैंक इमरान खान का और किसी का नहीं है। अगर उसको आप माइनस करते हैं तो कोई पीटीआई नहीं है। तो व्हाट अबाउट 9 मई केसेस जिसमें कोर्ट मार्शल के इशारे दिए जा रहे हैं अगले साल? 9 मई को एज अ तलवार रखा जाएगा, इसीलिए अभी तक जनरल फैज़ के ऊपर वो तलवार नहीं चलाई उन्होंने।
और वो तलवार उस वक्त चलेगी जब बिल्कुल ऐसे लगेगा कि खान साहब जो हैं इस वक्त इस ऐसे ख़तरनाक मूड में हैं जिसके साथ रियासत को तकलीफ़ हो रही है, और तो फिर शायद वो तलवार चलाए। मगर अभी मेरा ख्याल है फॉर द टाइम बीइंग मे 9 वाले जो केसेस हैं वो तैयार रहेंगे, किसी वक्त वो तलवार चल सकती है, और अगर चलेगी तो फिर खान साहब को कोर्ट मार्शल के केस में लाया जाएगा। इन द बिगिनिंग ऑफ 2026 कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के साहिबजादे पाकिस्तान आ सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल आएंगे, आ सकते हैं, मगर मेरा ख्याल है पहले भी हमने ये सुना था कि वो तैयार बैठे हैं आने के लिए। अभी भी वो कह रहे हैं कि वो जाएंगे मिलने। मेरा ख्याल है अगर वो आते भी हैं तो उनको इजाज़त मिल जाएगी मिलने की। अच्छा। मेरा ये ख्याल, और वो मिलने तक महदूद रहेगी। मगर हाँ, इससे ज़्यादा अगर उन्होंने इधर उधर की कुछ किया तो बहुत उनके साथ भी सख्ती होगी। ऐसा लगता है जैसे इस साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पे गई है और इंतशार का शिकार रही है, तो 2026 क्या पीटीआई को इंतज़ामी तौर पर मजबूत कर सकता है? मुश्किल लग रहा है मुझे। पीटीआई दिन ब दिन और इसमें दरार आ रही है, दिन ब दिन लोग जो हैं बददिल हो रहे हैं, और इनकी पूरी कोशिश है किसी तरीके के साथ लोगों को इकट्ठा किया जाए, बाहर निकाला जाए। मगर रियासत की तरफ से जो पॉलिसी है वो यही है कि नो मोर, वो करने नहीं दे रहे ना। अभी वो आए हुए हैं अफरीदी साहब, यहाँ आए हुए हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं हमें जलसा करने दें, कौन जलसा नहीं करने देते। वो कह रहे हैं हमें इकट्ठा होने दें, वो इकट्ठा नहीं होने देते। तो इट्स अ हार्ड लाइन। आपकी प्रेडिक्शन से तो ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पे ही रहेगी, कॉर्नर्ड ही रहेगी, तो फिर ये हाइब्रिड सिस्टम मजीद मजबूत होगा या इस विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई चेंज आएगा कहीं? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है चॉइस नहीं है। अच्छा। सिस्टम ऐसे ही चलेगा, चॉइस नहीं है, बिकॉज जो पॉलिटिशियंस इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ हैं वो उनके पास और कोई जगह नहीं जाने की, और इस्टेब्लिशमेंट के पास और कोई सहारा नहीं है। सो आई थिंक मजबूरी के तहत ये चलेगा ऐसे ही, बिकॉज रियल थ्रेट जो है टू द होल सिस्टम इज़ फ्रॉम इमरान खान। बट एक हिचकी मुतवक्के है, वो है 28वीं तरमीम की सूरत में जब बात सूबों पे आएगी, एनएफसी पे आएगी। एनी मिड टर्म इलेक्शन, एनी हिचकोला? मिड टर्म शिट टर्म कुछ नहीं होना। एस्टैब्लिशमेंट डटी हुई है कि उन्होंने एनएफसी अवार्ड जो है उसको तब्दील करना है। पीपल्स पार्टी डटी हुई है कि हमने होने नहीं देना। मेरा अपना ख्याल है कि रास्ता निकल आएगा कुछ ना कुछ। पीपल्स पार्टी को कुछ पीछे हटना पड़ेगा और शायद एस्टैब्लिशमेंट एक हद पॉइंट के पीछे हटे। आई थिंक ये हो जाएगा, मगर इसके ऊपर काफ़ी ऑलरेडी लेन देन हो रही है। आप देख रहे हैं जरदारी साहब एक बात करते हैं, बिलावल दूसरी बात करता है, और नून लीग वाले चुप हैं। उन्होंने ये खाता ही छोड़ दिया दूसरी तरफ के, आप डील करें इनके साथ। और तो मुझे लगता है ऐसे ही है कि ये मामला तय हो जाएगा, मगर ये नहीं कि जैसे एस्टैब्लिशमेंट चाहती है 100% वैसे नहीं होगा। पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ेगी अपनी राइट्स। लेकिन ऐसे लगता है कि सभी पार्टीज़ में मेच्योरिटी आ चुकी है और वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इसके अलावा चारा नहीं है। तो सिटी साहब, पीपल्स पार्टी कैबिनेट में आ जाएगी 2026 में? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी अभी कैबिनेट में नहीं आएगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो अपने जहाँ उनको गवर्नरशिप्स मिली हुई हैं, ये ज़रूर है कि शायद कराची में भी पीपल्स पार्टी माइट से कि अब हमारा गवर्नर होना चाहिए सिंध में भी। इस वक्त तो नहीं है ना उनका। नहीं, उनका नहीं है, एमक्यूएम का। तो ये तो आपको पता ही है, पहले भी ये कोशिश जारी रही। हो सकता है कि इस सिचुएशन में पीपल्स पार्टी को इस किस्म की कंसेशन भी मिल जाए अगर वो पीछे हटते हैं ऑन सम 1 or 2 इश्यूज। ठीक, तो इस तरमीम मुजव्वज़ा जो 28वीं आईनी तरमीम है, इसके मौके पर मौलाना साहब के लिए होने का कोई मौका होगा? मौलाना साहब तो नहीं सपोर्ट करेंगे और 28वीं तरमीम आएगी। अच्छा। ये और वो उसके पीपल्स पार्टी उसके हक में वोट करेगी। उसके अंदर कुछ ना कुछ कंसेशंस पीपल्स पार्टी को दे दी जाएंगी और इन रिटर्न कुछ ना कुछ ले लिया जाएगा, मगर ये होगा ज़रूर। ओके। इकोनॉमिकली, माशी तौर पे और ख़ारिजा पॉलिसी के लिहाज से 2026 के बड़े चैलेंजेस? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें कहा जा रहा है कि आ रही है, मैं नज़र तो नहीं आई अभी तक। और अगर वो आएगी तो याद होता ना, ये PI की प्राइवेटाइजेशन जो है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, ये तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है। और वो भी आपने देख ही लिया किस किस्म की सिचुएशन है। तो आई वुडंट से कि ऑन द इन्वेस्टमेंट फ्रंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है एनी न्यू डेवलपमेंट्स, इसलिए मुझे ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। इस वक्त 2.5% के करीब है ग्रोथ। आप अगले साल चले आप कह लें 3% हो जाएगी, 3.25 हो जाएगी, मसला हल नहीं होता हमारा। हमें अभी हाल ही में स्टडी हुई है कि अगले 10, 15, 20 साल के लिए अगर हम 6-7% पे नहीं जाते तो दिन ब दिन हमारे हालात ख़राब होते जाएंगे। तो माई सेंस इज़ के बेरोज़गारी बढ़ेगी, रियल वेजेस और गिरेंगी, और इन्फ्लेशन शायद थोड़ी सी बढ़े मगर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा। मगर क्या बेरोज़गारी
बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। और क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और फिर भी ये प्रेशर रहेगा एक्सपोर्ट का कि लोग यहाँ से बाहर जाना चाहेंगे और दुनिया दरवाजे बंद करने के मूड में है। तो ये सारी टेंशन्स चलेंगी अगले साल। फाइनेंशियली तो कमोबेश दुनिया के हालात कोरोना के बाद से एक ही जैसे हैं कि फ्लक्चुएशंस चल रही हैं। सेठ साहब, लेकिन प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो गया। न्यू ईयर पे आप कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने देखने वालों को? पैगाम देखने वालों को तो यही है कि हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, अल्लाह करे हैप्पी रहे। मगर और गवर्नमेंट को भी कुछ कहना चाहिए कि आप इतने कॉन्फिडेंट ना लें, अपने आप को समझें कि सारा कुछ आपके कंट्रोल में है। बाहर हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं फ्रॉम योर परसेप्शन। और याद रहे कि फ्लैटरी, आप अगर दूसरों को फ्लैटर कर सकते हैं तो आपको भी लोग फ्लैटर कर सकते हैं। आई थिंक यू नीड टू बी केयरफुल कि ये पावर जो है शुड नॉट गो टू योर हेड। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नॉट अ गुड थिंग। एंड आवाम का सोचें, आवाम के लिए कुछ करें। ये डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बड़ी अच्छी बात है, बाकी चीज़ें भी ठीक है, मगर अगर आवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे तो यू विल ऑलवेज बी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ वोल्केनो। हाँ, पब्लिक सेंटिमेंट का ख्याल रखें, अवामी नब्ज़ पर कान भी रखें और हाथ भी रखें। और इसके साथ साथ जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आपको साल नौ के लिए बहुत सी मुबारकबाद के साथ बहुत सी दुआएं। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर एंड अल्लाह ने के बान।